तो हमें पढ़ना था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ, आगे इसमें ज्यादा नहीं बोलना करते। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन octahedral complexes। तो स्प्लिटिंग के बारे में आपने कल थोड़ा सा जानकारी ली, स्प्लिटिंग क्या होती है, कैसे स्प्लिटिंग होती थी। और कल मैंने आपको डी ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताया था कि डी ऑर्बिटल्स के टाइप्स कैसे होंगे, उनकी ज्योमेट्री जो उनकी स्ट्रक्चर थी वो किस तरह की होगी, और जब उनके पास लाइगेंड अप्रोच करेंगे तो लाइगेंड किस तरह से अप्रोच कर सकता है वो हम आज समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, हमें पता था कि स्प्लिटिंग जो है वो डी ऑर्बिटल्स की होती है, और डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होगा, इसका मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब ये होता है कि या तो 6 लाइगेंड अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर लाइगेंड आपका कैसा है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट समझते हो ना, मोनोडेंटेट तो जिनके पास केवल एक ही डोनर एटम होता है, ठीक। बट अगर मान लिया कोई बाइडेंटेट लाइगेंड आ गया, कोई बाइडेंटेट लाइगेंड आ गया, तो अगर 3 बाइडेंटेट लाइगेंड होंगे तो 3 लाइगेंड भी अप्रोच कर सकते हैं। बट जो 3 लाइगेंड अप्रोच करेंगे वो कैसे होंगे, तीनों बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब होता है, बाइडेंटेट का मतलब है कि उनके पास 2 डोनर एटम होंगे, 2 डोनर एटम। और एक बात और समझ लो, 2 डोनर एटम भी होंगे और वो एक साथ दोनों डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लाइगेंड इस तरह के होते हैं कि उनके पास 2 डोनर एटम तो होते हैं, बट वो एक साथ दोनों एटम्स, दोनों लोन पेयर्स को डोनेट नहीं कर पाते, या एक साथ दोनों डोनर एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते। ऐसे लाइगेंड्स को हम बोलते थे एम्बिडेंटेट लाइगेंड, ठीक है ना। तो जी हमें बात करनी है, मतलब कहने का ये है, लाइगेंड चाहे 3 हो, लाइगेंड चाहे 6 हो, ठीक है, बट दोनों ही कंडीशन में डोनर एटम कितने होंगे, 6 होंगे। तो जो 6 डोनर एटम, या मैं कहूँ 6 लाइगेंड, हम केवल इसी की बात करते हैं। वैसे तो कुछ कोई से भी लाइगेंड आप ले सकते हैं, बट मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं मोनोडेंटेट लाइगेंड की बात करता हूँ। तो जो मोनोडेंटेट लाइगेंड है, वो जब 6 मोनोडेंटेट लाइगेंड किसी भी मेटल को अप्रोच करते हैं, तो वो लाइगेंड एक क्रिस्टल फील्ड की, क्रिस्टल फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप एक चीज ऐसा मान के चलो इसको, जैसे कि मान ले सपोज कर आपने एक क्यूब आपके पास है, एक क्यूब आपके पास है, वो क्यूब उस रूम की तरह है जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दोनों चीजें बताऊंगा यहाँ पे। और वो जो रूम है, ये एक रूम है जिसमें आप बैठे हो, उस रूम का बिल्कुल बीचों बीच का एक सेंटर है, ठीक है। और इस सेंटर में क्या है, मेटल एम। ये यहाँ पे क्या है, मेटल, जिसको मैंने सेंट्रल मेटल बोलता हूँ। तो इस रूम के अंदर देखो, ये जो रूम था, इस रूम के अंदर एक आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक वाई एक्सिस हो जाएगा, और एक इनके परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ऐसे ही हम इसके अंदर भी कह सकते हैं। अगर मैं यहां से बात करता हूं इस पॉइंट से, तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कैसी थी, एक्स एक्सिस। ये जो ऊपर की तरफ एक्सिस है, ये कैसी है, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है, ये कौन सी हो जाएगी, जेड एक्सिस, ठीक। तो आप एक बात मान कर चलें, देखो अगर मैं इसको सेंटर मानता हूं, तो इधर तो एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि ये एक फ्रेम हो गया मेरे पास। इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, ये एक्स डैश, यानी कि एक्स का नेगेटिव साइड। ऐसे ही वाई का नेगेटिव साइड, वाई डैश। और ऐसे जेड का, वो जेड का नेगेटिव साइड होगा। अब एक बात समझो, देखो जैसे कि ये मेटल थी, तो एक बात आप समझना कि जब 6 लाइगेंड एक मेटल को अप्रोच करते हैं, तो एक बात समझना, लाइगेंड जो है वो एक तरह का चोर है,
और जो जो मेटल है वो एक तरह का चोर है, और जो लाइगेंड्स है वो पुलिस है। तो पुलिस को जो है वो चोर को पकड़ना है। तो पुलिस को जो है इस तरह से अपने आप को अरेंज करना है कि चोर जो है वो निकल के जा ना सके, यानी कि अगर उसे रास्ता भी मिले तो वो कम से कम मिले। जैसे कि क्या ऐसा होगा कि अगर यहाँ पे कोई चोर बैठा हुआ है तो सारे के सारे पुलिस वाले एक तरफ से ही आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि दूसरी तरफ से वो निकल कर चला जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि 3 एक तरफ से आए और 3 एक तरफ से आए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पीछे चला जाएगा या इधर चला जाएगा। ठीक, अगर मान लिया चारों तरफ से भी घेर लिया तो भी उसके पास ऊपर को जाने का रास्ता है या नीचे को कूद जाएगा किसी गड्ढे में, तो वो किधर भी जा सकता है। यानी कि ये जो चोर है ये इस तरह का है कि ये आपका ऊपर नीचे दाएं बाएं और जिधर भी जा सकता, हर एक डायरेक्शन में वो जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब 6 लाइगेंड इसको अप्रोच करेंगे, जब हमारे पास 6 लाइगेंड है आने वाले, तो वे लाइगेंड हमेशा, देखो ये जो एक्सिस होती हैं, ये एक्सिस कितनी है यहाँ पे, एक एक्स की और एक एक्स का अपोजिट, एक वाई का, एक वाई का अपोजिट, और एक जेड का, एक जेड का अपोजिट। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हैं, सब 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ठीक है ना, सबके अंदर एंगल बिल्कुल सेम है। तो ये जो अरेंजमेंट था, ये 6 लाइगेंड के लिए बिल्कुल बेस्ट अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो 6 लाइगेंड हैं वे एक्सिस के अलोंग आएंगे, यानी कि एक्सिस की तरफ से आएंगे। जैसे कि अगर मैं कहने लगूं कि ये जो है एक्स एक्सिस है, तो एक लाइगेंड आपका एक्स एक्सिस की तरफ से आएगा, दूसरा लाइगेंड आपका एक्स की अपोजिट साइड से आएगा। यानी कि जैसे ये मेटल थी, तो एक जो है, एक लाइगेंड जो है आपका, वो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना ये वाला, इस प्लेन के बीच में से, इस प्लेन के बीच से यहाँ से अप्रोच करेगा। ठीक, फिर एक जो इसके अपोजिट प्लेन है इधर से, वो इधर से अप्रोच करेगा। यानी कि ये दोनों जो थे, ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। फिर एक जो है इस मेटल के, ये जो आपका सामने वाला फ्रंट वाला प्लेन है, इससे आएगा यहाँ से, और एक जो है पीछे वाला जो प्लेन है आपको, जो पीछे वाला दिख रहा है, उससे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सा बचा, ऊपर वाला बचा एक प्लेन, ये जो ऊपर वाला, ठीक है ना, छत पे से आ जाएगा, और एक जो है वो आपका ग्राउंड में से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मेटल को 6 लाइगेंड अप्रोच करते हैं, तो वे लाइगेंड हमेशा एक्सिस के अलोंग उसको अप्रोच करेंगे, और वे एक क्यूबिक क्रिस्टल फील्ड तैयार करते हैं। इसीलिए हम इस थ्योरी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड, क्योंकि इस थ्योरी में जो लाइगेंड जिस फील्ड के थ्रू उसको अप्रोच, मेटल को अप्रोच करते हैं, उसी की वजह से इसको क्रिस्टल फील्ड कहा गया। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ पर समझने वाली होगी, यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई कि जो मेटल थी, मेटल को जो 6 लाइगेंड थे, वो लाइगेंड आपके एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। 2 एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे, 2 वाई के अलोंग आएंगे, और 2 जेड के अलोंग आएंगे। यानी कि इस अरेंजमेंट के थ्रू वे उस मेटल को हर एक डायरेक्शन से, दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर नीचे, हर तरफ से उसको घेर लेंगे। ठीक है ना, और वो उसके पास किधर को भी निकल कर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो चारों तरफ से समान है, यानी कि किधर से भी वो ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, हर तरफ से वो इक्वली घेरा गया है। ठीक, यही हमारी कोशिश थी। तो इस वजह से हुआ क्या कि जब आपके जो मेटल था, मेटल क्या करता था, सीएफटी में कहा गया पहले ही कि जो मेटल थी, मेटल लाइगेंड्स के लिए डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराता था। मेटल जो था वो लाइगेंड के लिए क्या करता था, डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराता था। तो अब यहाँ पे एक बात समझो कि जो ये डी ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं मेटल के, डी सब सेल में कितने डी ऑर्बिटल थे, 5। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये दो तो आपके थे एक्सियल, और ये 3 आपके थे नॉन एक्सियल। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझ लो, ये एक्सियल और ये 3 जो है ये नॉन एक्सियल थे। जब लाइगेंड डी ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करते हैं, देखो एक बात समझो इसको, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी दो देश की लड़ाई हो रही है, और वहां पर बमबारी हो रही है, एक तरफ से मिसाइल चल रही है, मिसाइल, ठीक, और आपकी तरफ जो है मिसाइल आ रही है। ठीक, तो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लिया ये तो आप बैठे हो, डी ऑर्बिटल जो है ना, डी ऑर्बिटल आप ही हो, और आपकी तरफ किसी ने कोई मिसाइल लॉन्च कर दी। ठीक, और मिसाइल भी कितनी लॉन्च कर दी, एक साथ 6। ठीक, और उसने जो मिसाइल लॉन्च करी हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्सिस के अलोंग करी हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग, ताकि जो है आप बच ना पाओ किधर भी तरफ से। तो देखो सबसे पहला होता क्या है कि जो ये डी ऑर्बिटल होते हैं, ये मेटल के पास डी ऑर्बिटल हैं। ठीक, बट जैसे ही डी ऑर्बिटल को पता लगता है, जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई आपकी तरफ जो मिसाइल लॉन्च करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत चौकन्ने हो जाओगे।
जब तक आपको नहीं पता कि मिसाइल किधर से आ रही है तो आप क्या हो जाओगे, चौकन्ने हो जाओगे, चारों तरफ देखो किधर से आ रही है। ठीक, जैसे ही आपकी तरफ आपको मिसाइल दिखाई देने लगेगी आ रही है आ रही है, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा और एक्टिव हो जाओगे कि किधर को मुझे भगना है, आप भगने के लिए तैयार हो जाओगे। भगने के लिए तैयार होने का मतलब क्या, उसी तरह से ये डी ऑर्बिटल भी, जब लाइगेंड इसके पास आने वाले होते हैं तो उस स्थिति में इसके जो ये ऑर्बिटल्स थे, वो ऑर्बिटल्स, उनकी जो एनर्जी थी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अभी उनको जो है आभास हो चुका है कि मिसाइल जो है वो बस इसके पास आने वाली है, यानी कि लाइगेंड जो है वो बस इनके पास आने वाली है। ठीक है ना, तो इनको हम बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं, मतलब जैसे ये जो तो आपके पास डी ऑर्बिटल थे, ये थे एब्सेंस ऑफ लाइगेंड में, डी ऑर्बिटल इन एब्सेंस ऑफ लाइगेंड, यानी कि जब लाइगेंड नहीं था तो डी ऑर्बिटल आपके इस तरह थे। बट जब उनको जो है, मतलब एक क्रिस्टल फील्ड उनकी तरफ बन गया, यानी कि उनको लगने लगा कि चारों तरफ से लाइगेंड जो है आने वाले हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं डीजेनरेट डीजेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी इन क्रिस्टल फील्ड, इन क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड का मतलब क्या था कि लाइगेंड जब उनको दिखने लगे हैं तो वो फील्ड जो है चारों तरफ से घेराबंदी जो है वो शुरू हो गई, उसी घेराबंदी को हमने क्रिस्टल फील्ड कहा है। ठीक है ना, तो जो डी ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बट अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे वो लाइगेंड इसकी तरफ और पास आ जाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इनमें जो है कुछ लाइगेंड, कुछ ऑर्बिटल तो ऐसे थे जिनके लोब्स का थे, बिल्कुल एक्सिस पे थे। ठीक, अब जिनके लोब्स एक्सिस पे थे, लाइगेंड तो उनके पास जल्दी पहुंचेंगे, उनके पास डायरेक्ट अटैक करेंगे। ठीक, और जिनके लोब्स जो बीचों बीच थे, तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ लाइगेंड आएगा तो सही, लाइगेंड उसके साथ इंटरेक्शन तो करेगा, बट इंटरेक्शन जो है वो उतना ज्यादा नहीं होगा और उनका इंटरेक्शन कम होगा। और इंटरेक्शन किसका ज्यादा होगा, जो कि एक्सिस के अलोंग होंगे। इसका मतलब जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था और जो डी जेड स्क्वायर था, इनका इंटरेक्शन, ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है, ये दोनों एक्सियल थे। एक्सियल होने का मतलब कि इन दोनों के लोब्स एक्सिस पे पड़ते थे, और जब एक्सिस पे पड़ेंगे तो लाइगेंड जब आपके एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, जब जो कि ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, या जब 6 लाइगेंड होंगे तो वो हमेशा एक्सिस के अलोंग आएंगे। तो जब लाइगेंड एक्सिस के अलोंग आते हैं तो ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स थे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो ये नॉन एक्सियल थे ये खुश हो जाएंगे कि हम तो बच गए, ठीक है ना, हमारे साथ तो अटैक नहीं हुआ। तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसको चोट लगेगी वो सीरियस, उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसको नहीं लगेगी, जिसके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, उसकी एनर्जी कम। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डी जनरेट 5D ऑर्बिटल्स थे, ये आपके दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे। एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 2 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और 3 की एनर्जी कम रह जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो दो ऑर्बिटल्स थे कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और एनर्जी कम किसकी रहेगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। बात समझ में आई है? हाँ जी, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना, तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो थे, जो नीचे वाले जो थे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल थे, तीन तीन ऑर्बिटल, तो इसको बोलते हैं, 3 जो है वो सेम एनर्जी के हैं और 2 जो है वो सेम सेम एनर्जी के हैं। तो जो नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं ट्रिपली ट्रिपली डीजेनरेट, यानी कि 3 जो है सेम एनर्जी के, और जो ये ऊपर वाले इनको बोलते हैं डबली डीजेनरेट। ठीक है ना, जो ट्रिपली डीजेनरेट होते हैं इनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। और जो डबली डीजेनरेट होते हैं इनको बोलते हैं हम EG ऑर्बिटल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये
ऑर्बिटल्स थे आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे उनकी एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जब डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लिया डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका कहाँ रहेगा, इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये जो था आपका सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा आपका किस में आएगा, लोअर एनर्जी वाले में। यानी कि पहले तो क्या था, इन पांच के पांच की एनर्जी सेम थी, इलेक्ट्रॉन आपका किसी में भी आ सकता था, बट जब लाइगेंड ने अप्रोच करा है तो उस कंडीशन में जो डी ऑर्बिटल है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में आएगा, लोअर एनर्जी वालों में, और लोअर एनर्जी कौन से हैं, T2G वाले। T2G की एनर्जी कम है और Eg की एनर्जी ज्यादा है। बात समझिए, ठीक है। अब एक बात समझ लो, ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं T2G और Eg, इनके बीच जो एनर्जी का गैप होता है, ठीक है ना, इनके बीच का जो एनर्जी का गैप है, उस गैप, वो गैप जो है उस गैप को मैं डेल्टा ओ, डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। या इसके अलावा मैं इसको डी क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, डी क्यू से, ठीक है ना। तो डेल्टा ओ और डी क्यू ये दोनों जो हैं इनके बीच की एनर्जी के पैरामीटर हैं, यानी कि जो T2G और Eg के बीच की एनर्जी है उसको मैं, उसका डिफरेंस को मैं एक्सप्लेन करता हूं इन टर्म्स ऑफ डेल ओ या डी क्यू, और जो डेल्टा ओ है वो tan डी क्यू के बराबर होता है, किसके, tan डी क्यू के बराबर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बात समझो, यानी कि डेल्टा ओ जो है, डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए है ये, ठीक, ये, और जो tan dq है ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि डेल्टा ओ या tan dq। तो अब एक बात समझो कि ये जो आपका डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, जो आपके डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, इनका जो एनर्जी थी वो, इनकी एनर्जी बीचों बीच लगभग कहीं बीच थी, बीच में थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच है 50-50, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑर्बिटल्स, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी थी, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है, उसको हम लिखते हैं 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है ना, या यानी कि जो यहां से यहां तक का गैप था वो कितना था, 0.6 डेल्टा ओ या 6 डी क्यू, ठीक है। और जो नीचे वालों की एनर्जी है वो एनर्जी कितनी कम हुई है, 0.4 डेल्टा ओ या 4 डी क्यू, ठीक है ना। ये पूरा डायग्राम को बनाना है, ये पूरा डायग्राम बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है, स्प्लिटिंग कैसा हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो, इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन उनको स्टेबलाइज करेंगे और किस तरह से डिस्टेबलाइज करेंगे। तो एक बात समझो, अब जैसे कि डी ऑर्बिटल था, तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर, सुना ध्यान से, डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके T2G में जाते हैं तो वे तो क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, वे क्या करते हैं, उसको स्टेबिलिटी देते हैं, क्योंकि लोअर एनर्जी वालों की एनर्जी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन आपका हाई एनर्जी वालों में जा रहा है, ईजी में जा रहा है, तो वे क्या करेंगे, वे कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बात और समझ लो, जब हम इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने में देखो एक बात समझो, अगर इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर बराबर हैं, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक इलेक्ट्रॉन 0.4 डेल्टा ओ, एक इलेक्ट्रॉन 0.4 डेल्टा ओ की एनर्जी से स्टेबल होगा। अगर दो आए तो दो इलेक्ट्रॉन 0.4 डेल्टा ओ की स्टेबिलिटी से मतलब स्टेबल होंगे, ठीक। तो अब इनमें एक बात समझो, अगर ऊपर वालों की एनर्जी और नीचे वालों की एनर्जी दोनों की बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों की एनर्जी बराबर हो जाए और दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक, वो जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि CFSC जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज समझ में आई आपको, कैसे स्प्लिटिंग हुई है, हाई एनर्जी वाला कैसा होगा, लो एनर्जी वाला कैसा होगा, ये बात बताओ पहले मुझे। हाँ जी, जी सर। सभी को क्लियर है, यस सर। ठीक है ना।
तो जो ये डेल्टा ओ था और जो ये डी क्यू था, ये दोनों जो हैं ये दोनों पैरामीटर हैं, और ये पैरामीटर किसके हैं? इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, कि कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डेल ओ और डी क्यू को यूज करते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि डेल ओ इजिकल्स टू क्या होता है? 10 डी क्यू, ठीक है जी। अब इसके बाद अब यहीं से एक चीज और समझ लो कि एक होता है इस चीज से रिलेटेड टर्म CFSC, कल भी हमने बात की थी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये क्या होता है? CFSE, ठीक है। तो CFSE जो है, CFSE हम कैलकुलेट करते थे, मतलब मैंने आपको ये चीज बताई, जैसे कि मान लिया हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स थे T2G और Eg, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में जाएगा तो वो तो क्या करता है, उसको स्टेबल करेगा, ठीक है। और स्टेबल कैसे करेगा? स्टेबल करता था वो 0.4 डेल्टा ओ की एनर्जी से। और अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन आपका Eg में जा रहा है तो वो उसको अनस्टेबल करता है, और अनस्टेबल कितने में करता है? 0.6 डेल्टा ओ की एनर्जी से, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो T2G था, T2G के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? T2G के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 6। 6। 0.4 इंटू 6 यानी कि कितना? 2.4। और Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 4। 4। तो 4 इंटू 0.6 यानी कि कितना? 2.4। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि इनकी जो एनर्जी भी स्प्लिट हुई है, यानी कि अगर T2G और Eg दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हैं, दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो उस कंडीशन में इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा? मतलब इनके बीच की जो CFSC होगी वो क्या हो जाएगी? 0। CFSC का मतलब होता है वो एनर्जी जो कि क्रिस्टल फील्ड को स्टेबलाइज करती है, ठीक है ना। और क्रिस्टल फील्ड को स्टेबलाइज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका T2G में जाएगा तो वो क्रिस्टल फील्ड को स्टेबलाइज करेगा, और अगर Eg में जाएगा तो वो क्रिस्टल फील्ड को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो आप इसमें, कि जो CFSC हम जब निकालते हैं, CFSC हम निकालते थे कि जो हमारा जब इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में जाता था, तो क्योंकि वो जो एनर्जी थी उससे एनर्जी क्या होती थी? कम होती थी ना, तो इसलिए हम उसको माइनस में लेते हैं। माइनस 0.4 इंटू एम। एम का मतलब था T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक, प्लस Eg में इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा, Eg की एनर्जी, Eg में जो है इलेक्ट्रॉन जाता तो एनर्जी बढ़ती थी, तो इसलिए उसको प्लस ले लिया, तो 0.6, और यहाँ पे इसके साथ डेल ओ जरूर लिखना भाई, डेल ओ, ठीक है, और इनटू में एन। तो CFSC निकालने के लिए हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से लिख लेना, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम मॉलिक्यूल्स के लिए CFSC निकालते हैं, ठीक। अब इसके साथ साथ एक चीज और होती है, जब आप CFSC निकालते हैं ना तो उसमें आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस इसके साथ आप आर पी जरूर लिख लेते हैं। ये जो पी होता है ना, पी को बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है, जैसे कि अगर मान लिया किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पेयर हो गए ना। तो कितने पेयर उसमें बने हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होता है, ठीक है ना। उनमें क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होता है जब वो एक ही ऑर्बिटल में आते हैं। बिल्कुल सेम स्थिति उस तरह की है जैसे कि मान लिया हुन्स रूल जब हम पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया होगा कि हुन्स रूल में मान लिया हर एक ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तब पेयरिंग कराते हैं, ठीक। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लिया किसी के घर में 3 ही चारपाई हैं
और उसके घर में 3 मेहमान आ गए, तो क्या करेंगे, सबको एक एक पे लिटा देंगे। बट अगर मान लिया 4 मेहमान आ गए, ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा कि किसी एक चारपाई पे 2 को लेटाना होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो एक चारपाई पे 2 लेटते हैं वे लेट तो गए, बट क्या वे कंफर्टेबल हैं? क्या वे चाहते हैं कि हम एक में ही दोनों आ जाए एक पे ही? नहीं चाहते, क्योंकि एक साथ दोनों के आने पे क्या होगा, वहां पे अनस्टेबिलिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना, उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो तो मजबूरी है एक तरह की, ठीक। तो होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पेयर होंगे उसी को हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो एनर्जी है उसको हम निकालते नहीं है, बस उसको लिख देते हैं साथ में, जितने पेयर्ड होंगे उसी में पी आर पी करके लिख देंगे। मान लिया एक पेयर्ड है तो 1p, 2 पेयर्ड है तो 2p। समझ में आई बात? हाँ जी, समझ में आई बात ये? जी सर। अगर मान जी सर। अभी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लिया अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लिया हमारे पास D1 है, कोई भी कॉम्प्लेक्स था, उसका D1 कॉन्फ़िगरेशन था, तो D1 में क्या होगा, जो D1 में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, T2G में जाएगा ना, किस में जाएगा, T2G में। तो अगर हम उसके निकालने लगे D1 के लिए, तो D1 के लिए CFSC क्या होगी, माइनस 0.4 डेलो इंटू में 1 प्लस 0.6 डेलो इंटू में n में कितना है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो CFSC कितनी आएगी, माइनस 0.4 डेल ओ, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 DQ। बात समझ में आई है? कृतिका।